नमस्कार बच्चों। अब लास्ट सेशन हमारा बाजार का, जिसमें हमें 2 प्रश्न बाकी रहे हैं, वो हमें आज रिपीट करना है। यानी ये लेसन भी आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर भी एक दिख रहा है। अब एकाधिकार के लक्षण, आगे के हमने क्या क्या सीखा। बाजार की परिभाषा, बाजार के लक्षण, बाजार का वर्गीकरण जिसके 3 प्रकार समझे, स्थान के आधार पर, थोकबंद जत्थे के आधार पर और स्पर्धा के आधार पर। अब जो स्पर्धा के आधार पर है उसके हमने पूर्ण स्पर्धा और दूसरा हमने एकाधिकार युक्त स्पर्धा के बारे में सीखा। अब बाकी रहा है एकाधिकार के लक्षण और अल्प हस्तक बाजार के लक्षण। तो हम एकाधिकार के लक्षण के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो उसके शब्द से हमें समझ में आता है कि एकाधिकार क्या है, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो एक वत्ता अधिकार यानी एक का ही अधिकार, और इंग्लिश में समझे तो उसको मोनोपोली के नाम से हम जानते हैं। आज वही पॉइंट हमें समझने हैं। तो एकाधिकार के लक्षण के बारे में पहले हम उसकी परिभाषा समझेंगे, फिर उसके अर्थ समझेंगे। हर एक के लक्षण आप देख सकते हो, और साथ में जब चारों समान लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितना अंतर है, पर पॉइंट कई बाबत में समान, जैसे वर्ड लिखने में समान है। अब एकाधिकार की परिभाषा हम समझे तो एक बात ये है कि ये एक काल्पनिक बाबत है। एकाधिकार एक काल्पनिक बाबत है, यानी एक का अधिकार। प्राचीन अर्थशास्त्री ने बाजार के 2 विपरीत दिशाएं के अंतिम बिंदु के रूप में पूर्ण स्पर्धा और शुद्ध एकाधिकार की चर्चा की। शुद्ध एकाधिकार एक काल्पनिक बाजार है और वास्तव में अर्थतंत्र का एकाधिकार का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह अशुद्ध एकाधिकार है। एकाधिकार को अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं। हम वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें मोनोस और इन 2 शब्दों का उपयोग होता है। मोनोस का अर्थ होता है और पोलिस का अर्थ होता है विक्रेता, यानी मोनोपोली यानी एक विक्रेता का बाजार। अब हम उसके अर्थशास्त्रों ने परिभाषा दी है, जिसमें प्रोफेसर चैम्बरलिन उसने परिभाषा दी कि जब वस्तु की पूर्ति पर किसी एक इकाई का अंकुश हो तो वो एक अधिकार है, यानी किसी एक का ही अधिकार। प्रोफेसर स्टिंगलर वस्तु का एक ही विक्रेता अर्थात एक ही अधिकारी। वस्तु का एक ही विक्रेता यानी बेचनार वही है, उत्पादक करनार भी वही है, दूसरा किसी का समावेश होता नहीं है। अब उसके लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि 7 लक्षण है। एकाधिकार के 7 लक्षण, जिसमें पहला है एक ही उत्पादक या विक्रेता एवं असंख्य खरीदनार। खरीदनार बहुत है, खरीदनार कैसे है, बहुत है, पर बेचनार कौन है, एक ही। तो एकाधिकार वाले बाजार में वस्तु का उत्पादन या विक्रेता एक ही होता है जो बाजार की वस्तु की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है और एकाधिकारी कहा जाता है। इस बाजार में वस्तु का उत्पादन या विक्रेता एक ही होने से स्पर्धा का तत्व देखने को मिलता नहीं है, जबकि पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण स्पर्धा में वो देखने को मिलता है, और इसी कारण उत्पादक या विक्रेता वस्तु की कीमत पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। अब एक प्राइस मेकर यानी क्या, कि व्यक्ति वही वस्तु की कीमत वो निश्चित करता है, बढ़ाना, घटाना, कम करना, वो इत्यादि वही एक ही व्यक्ति करता है। जो उत्पादक है, विक्रेता है, वह। तो ये परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है, इसलिए वह पर अंडरलाइन करना कि इस बाजार में उत्पादक या विक्रेता कीमत को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से उसे कीमत निश्चित करने वाला प्राइस मेकर के रूप में भी जाना जाता है। जब बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं, उससे बाजार में एक क्रेता का अस्तित्व अत्यंत छोटा होता है। एकाधिकार स्पर्धा में क्रेता ग्राहक के बीच में देखने को मिलता है, इसीलिए क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं डाल सकता। अब दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव। प्रतिस्थापन यानी
एक जैसी दूसरी वस्तु न होना। शुद्ध एकाधिकार के विशेष के अनुसार एकाधिकार जिस वस्तु का उत्पादन या विक्रय करता है तो उस प्रकार प्रतिस्थापन यानी समानता वाली वस्तु उत्पन्न और व्यवहार होता है, परंतु वास्तव में शुद्ध एकाधिकार काल्पनिक होने के कारण उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और व्यवहार में अशुद्ध एकाधिकार पाया जाता है, जिसके नज़दीक में प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव होता है और दूर के प्रतिस्थापन वस्तु को संभावना होती है। उदाहरण स्वरूप, रेलवे में कोई एक निश्चित समय और तारीख पर आरक्षित टिकट उपलब्ध न हो तो उसके नज़दीक प्रतिस्थापन अर्थात जैसे हमने रेल की टिकट करवाई है पर वो रेल उस समय जाने वाली ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, बस की व्यवस्था कर सकते हैं, और बस की टिकट हो तो दूसरी बस में वो कैंसिल करके ऊपर। रेलवे में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसी किसी दूसरी रेल का अस्तित्व ही न हो और उसी निश्चित समय एवं तारीख पर यात्रा करना अनिवार्य हो तो रेलवे की दूर के प्रतिस्थापन स्वरूप हवाई जहाज अथवा सड़क परिवहन की सेवा का उपयोग भी किया जा सकता है। दूसरा है अहमदाबाद में टोरेंट पावर लाइट, जो आप सबके घर में आती है। नई इकाई के प्रवेश पर अंकुश, जैसे पूर्ण स्पर्धा में कोई भी मुक्त आगमन होता था पर एकाधिकार में उनका कोई आगमन होता नहीं। एक ही व्यक्ति का अधिकार है तो उत्पादन वही करता है और विक्रेता भी वही है। नई इकाई के एकाधिकार वाले बाजार में एकाधिकार विविध प्रकार के एकाधिकार रखते हैं। एकाधिकार का अर्थ है एक ही उत्पादक और एक ही विक्रेता का अस्तित्व। इस बाजार में एकाधिकार खत्म करना संभव होता है और इसके बावजूद भी सरल नहीं होता, इसलिए एकाधिकार ही अपने एकाधिकार दीर्घकाल तक टिकाए रखने के लिए ऐसे सहयोगों में उनका कोई प्रतिद्वंदी बाजार यानी प्रतिस्पर्धा व्यक्ति यानी मुकाबला करने वाला ये कीमत पर नियंत्रण रखते हैं और असामान्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एकाधिकार वाले बाजार में असामान्य लाभ की स्थिति होने के बावजूद भी अन्य इकाई असामान्य लाभ से आकर्षित होकर उद्योग जगत में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि एकाधिकार ऐसे संयोग में प्राकृतिक, कानूनी अनुभव, कुशलता इत्यादि पहलुओं द्वारा इकाइयों में प्रवेश पर अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे एकाधिकार वाले बाजार में इकाई प्रवेश नहीं कर सकते। अब कीमत एवं विक्रय पर नियंत्रण। हमने आगे की बात आपको समझाई कि वस्तु की कीमत कैसे निश्चित होती है। जब खरीदना और बेचना दोनों एक समान, और आगे के पूर्ति वाले लेसन में एक आपको कीमत के बारे में समझाया था कि फलक का उदाहरण दिया था कि कागज कैसे करता है, दोनों ऊपर नीचे चले तभी कीमत निश्चित होती है या कागज कटता है, वैसे यहाँ मांग पूर्ति जब हो तभी कीमत निश्चित होती है। एकाधिकार वाले बाजार में अधिकार के लाभ के उद्देश्य से वस्तु या संपूर्ण आपूर्ति पर संपूर्ण नियंत्रण की ऊंची रखना चाहता है और उसी बाजार में वस्तु का विक्रय कम करना पड़ता है, परंतु यदि वस्तु का विक्रय बढ़ाना या इच्छुक हो तो उसे वस्तु को नीची कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। और इसी प्रकार एकाधिकार कीमत और विक्रय दोनों को जोड़ना पड़ता है और इसी ऊंची कीमत लेकर विक्रय को बढ़ाना एकाधिकार के लिए संभव नहीं होता है। इसीलिए जैसे कीमत और विक्रय इन दोनों घोड़ों पर एक ही समय और एक साथ सवार नहीं हो सकते। ऊंची कीमत लेकर विक्रय को बढ़ाना एकाधिकार के लिए संभव नहीं होता है। असामान्य मुनाफा। अब आता है असामान्य मुनाफा यानी थोड़ा सा लाभ। एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता एक ही होता है। इससे अतिरिक्त इस बाजार में नई इकाई के प्रवेश से प्रतिबंध होने के कारण
एकाधिकार अल्पकाल एवं दीर्घकाल की किसी भी स्पर्धा के बिना असामान्य लाभ की स्थिति का फायदा ले सकता है और यहाँ वस्तु का विक्रय ऊंची कीमत रख सकता है और जिससे वह औसत खर्च से ऊंची कीमत रखकर मुनाफा प्राप्त करता है। अब आता है कीमत में भेदभाव। कीमत में भेदभाव यानी क्या कि कीमत निश्चित करना। जब ऐसा लगे कि इससे पास मुझे अधिक पैसा लेना है तो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी कीमत बढ़ा देगा, क्योंकि उनकी कीमत वस्तु का उत्पादन उसको ही करना है, बेचना भी उसे है, तो क्या करेगा, कोई भी कीमत निश्चित कर सकता है। अभी दो परिभाषा फिर से ध्यान से समझ लो। असामान्य मुनाफा अर्थात एकाधिकार वाले बाजार में वस्तु की कीमत निश्चित उत्पादक या विक्रेता करता है। अन्य इकाई के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, इसीलिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन समय में भी स्पर्धा के प्रभाव की कीमत अधिक रखकर असामान्य लाभ या मुनाफा प्राप्त करता है। अब कीमत में भेदभाव के बारे में समझे कि भेदभाव यानी फर्क देखना। एकाधिकार के बाजार में उत्पादन या विक्रेता कीमत निश्चित करने वाला होता है, इसीलिए स्पर्धा का तत्व देखने को नहीं मिलता और इसीलिए एकाधिकार वाला उत्पादन या विक्रेता इस अवसर पर लाभ लेकर एक ही वस्तु की कीमत में अलग अलग वसूल करता है, जिसे कीमत का भेदभाव कहते हैं। दवाखाने में डॉक्टर क्या करता है, उसका टाइम निश्चित होता है, पर कभी वो जिस समय रजा हो या अथवा उसका टाइम पूरा हो गया हो और कोई पेशेंट आए तो क्या करता है, उसकी फीस अधिक लेता है। अब आता है एक ही इकाई यानी उद्योग। वास्तव में इकाई अर्थात उत्पादन करने वाली एक स्वतंत्र इकाई कि जबकि उद्योग जब एक जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाला इकाई का समूह, परंतु एकाधिकार में तो उत्पादन ही उत्पादक करता है। इसलिए प्रश्न नहीं आता कि जो वास्तव में इकाई है वही इकाई का समूह है और वही एक ही इकाई होती है। इसलिए कह सकते हैं कि एकाधिकार वाले बाजार में इकाई ही उद्योग है। अब आता है छिल्ला पॉइंट हमारा, अल्प हस्तक। अल्प यानी आधा। एकाधिकार के लक्षण, उसके 6 लक्षण हमें समझने हैं, जिसमें अल्प विक्रेता यानी कम विक्रेता और असंख्य क्रेता। यानी अल्प हस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उसकी परिभाषा दी है कि ओलिगोपोली कहते हैं। वास्तव में ग्रीक भाषा में ओलिगो अर्थात अल्प अर्थात थोड़ा और पोली अर्थात विक्रेता, इन दोनों शब्दों को मिलकर वैसे अल्प हस्तक एकाधिकार का अर्थ अल्प उत्पादकों या विक्रेता का बाजार होता है। अल्प हस्तक एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जिसमें अल्प उत्पादकों को विक्रेता द्वारा समान गुणी वस्तु या नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन अथवा विक्रय कार्य होता है। फिर से समझना, अल्प हस्तक एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जिसमें अल्प उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा समगुणधर्मी वस्तु या नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन अथवा विक्रय का कार्य होता है। इस बाजार में स्पर्धा का प्रमाण अधिक होता है। प्रोफेसर स्टीगलर, अल्प हस्तक एकाधिकार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इकाई अपने बाजार संबंधित नीति अपने स्पर्धियों को अंदाजित व्यवहार के आधार पर ही बनाती है। जैसे प्रोफेसर बॉर्मल कहते हैं कि अल्प हस्तक एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जिसमें अल्प विक्रेता में से कुछ विक्रेता बाजार में इतना बड़ा कद रखते हैं कि बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। वो ऐसे नए नए विज्ञापन करते हैं, खर्च अधिक करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति उसके तरफ आकर्षित होता है। वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। पहला है अल्प विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। अल्प हस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादन या विक्रेता अल्प संख्या में होते हैं। यहाँ पर इकाई की संख्या खूब मर्यादित होती। यहाँ पर बहुत सारे खरीददार बेचना नहीं है, पर की संख्या कैसी सीमित है। सामान्य रूप से ऐसे बाजार में इकाई की संख्या 2 से अधिक और 10 से 20 तक ही मर्यादित है, जिसके कारण अल्प विक्रेता एकाधिकारशाही प्रकार का नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए इस बाजार में अल्प हस्तक एकाधिकार के नाम से जाना जाता है।
मर्यादित संख्या होने के कारण और एकाधिकार में एक ही व्यक्ति का अधिकार, देखो दोनों को समान गिना है, पर उसमें एक का अधिकार यहाँ पर अमुक निमित सीमित संख्या का आधार दिया हुआ है। दोनों समझना। जब बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं तो उसके व्यक्तिगत रूप से क्रेता का अस्तित्व खूब छोटा होता है, क्योंकि इतने सारे बेचने वाले खरीदनार असंख्य, ये बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं, पर व्यक्ति के रूप में क्रेता अस्तित्व खूब छोटा होता है। क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता। समगुण धर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु यानी समान वस्तु अथवा प्रतिस्थापन यानी क्या, एक जैसी दूसरी वस्तु। अल्पहस्तक एकाधिकार वाले समगुण धर्मी वस्तु में नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तु या विक्रय किया जाता है, जबकि बाजार की इकाई में समगुण धर्मी वस्तु ये देखने को मिलती है, और तभी बाजार में संपूर्ण अल्पहस्तक देखने को मिलता है। उदाहरण में नमक, फूड ऑयल, चाय इत्यादि के विक्रेता, जबकि बाजार में प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है। और उदाहरण कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार और मोटरसाइकिल इत्यादि। अब इकाई के स्थापन की इकाइयों का प्रवेश, जैसे पूर्ण स्पर्धा में क्या होता है कि आप सब व्यक्ति आ सकता है, जबकि यहाँ पर सीमित है कि अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में नई इकाई को प्रवेश अल्पहस्तक एकाधिकार के अनुसार मुक्त या प्रतिबंध होता है। यदि बाजार में मुक्त अल्पहस्तक एकाधिकार प्रवर्तमान हो तो उसे बाजार में नई इकाई का प्रवेश मुक्त होता है, और जब बाजार में प्रतिबंध अल्पहस्तक एकाधिकार के प्रवर्तमान हो तब बाजार में नई इकाई का प्रवेश प्रतिबंध होता है। अब विक्रय खर्च, देखो हमने आगे भी विक्रय खर्च के बारे में जानकारी प्राप्त करी, यहाँ फिर से है। विक्रय खर्च यानी विक्रय हेतु किया गया खर्च। विक्रय खर्च में वस्तु का आकर्षण एवं उपयोगी पैकिंग, परिवहन खर्च, विक्रय खर्च, थोक एवं फुटकर व्यापारी को चुकाई गई रकम, शोरूम एवं सेल्समैन के पीछे किया गया खर्च, विक्रय हेतु कीमत में दी गई छूट, इनाम, भेंट एवं सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन खर्च का समावेश होता है। अल्पहस्तक एकाधिकार स्पर्धा में खूब तेज होने से विक्रय खर्च खूब उपयोगी होता है, जिसके कारण ग्राहकों को, क्रेताओं को हम आकर्षित कर सकते हैं। इसी बाजार में उत्पादकों का व्यापार से मर्यादित संख्या से बीच स्पर्धा होने के कारण उत्पादक या व्यापारी या ग्राहक आकर्षण करने के लिए उद्देश्य के विक्रय खर्च करता है। आप लोग देखते होंगे कि हम इस सेल वाला शब्द उससे बहुत आकर्षित है कि कहीं पर ऐसा लगा कि इसके पीछे एक वस्तु फ्री दी जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, वो वस्तु खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं। पर हम ये लोग समझते हैं कि वही वस्तु की कीमत उसके साथ जुड़ी हुई है, तो भी हम सेल के कारण पर और फ्री के कारण आकर्षित होकर लेते हैं। और उसके उदाहरण के स्वरूप कोई साबुन हो, उसके पीछे पेन दी हुई का 2 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री दिया हो, अर्थात आपकी टेक्स्ट बुक या नोट्स खरीदते हो तो उसके साथ पेन फ्री हो, तो भी हम क्या करते हो, वस्तु से आकर्षते हैं। आप लोग बाहर पिक्चर देखते हो तो कोई ऐसा पिक्चर लिखा हो, उसके साथ बोर्ड बैनर लगाया होता है, तो वो देख के भी आप आकर्षाते हो। विक्रय खर्च खूब उपयोगी है। उदाहरण का कार उत्पादक, टेलीविज़न उत्पादक इत्यादि के विविध प्रकार के विज्ञापनों का अस्तित्व देखने को मिलता है। अब है परस्पर पुनरावर्तन। परस्पर अवलंबन यानी एक दूसरे की वस्तु पर अवलंबन करना। कि अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता असंख्य है, अर्थात खूब कम होते हैं। जहाँ पर उत्पादन या विक्रेता की संख्या अत्यंत कम होने के कारण एक दूसरे के बारे में जानकारी रख सकते हैं, जैसे कि कार, टेलीविज़न उत्पादक इस बाजार में उत्पादक और विक्रेता। आपको हमने समझाया था कि आगे कि खरीदनार और बेचनार दोनों वस्तु की बाजार में क्या भाव चल रहा है, कौन सी वस्तु आ रही है, उसका भी ध्यान रखते हैं।
पर यहाँ पर परस्पर अवलंबन है। परस्पर अवलंबन यानी एक व्यापारी यानी एक खरीदना हर एक वस्तु बाजार में क्या है उसका ध्यान रखता है, अथवा प्रतिद्वंदी स्पर्धा में रहने वाला व्यक्ति और इकाई की वस्तु की गुणवत्ता खूब गहराई से नजर रखते हैं, जिसके कारण इकाई जब अपनी खुद की वस्तु की गुणवत्ता या कीमत के संदर्भ में निर्णय लेने के इच्छुक हो तब उन्हें प्रतिद्वंदी यानी स्पर्धा में मुकाबला करने वाला अथवा दूसरे प्रकार से अवलंबित आधार होना पड़ता है। अब लास्ट में है कीमत स्थिरता। अब कीमत स्थिरता यानी टूटक मांग रेखा। यहाँ पर हमें ये समझाया जाता है कि मांग का नियम क्या बताता है कि अन्य परिबल स्थिर रहे तो कीमत कम होगी तो व्यक्ति वस्तु की मांग अधिक करेगा, पर उसके पीछे जो होने वाला खर्च है, एक व्यक्ति उसका खर्च अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर वो मांग टूट जाएगी। इसीलिए उसकी कीमत स्थिरता यानी टूटक मांग रेखा कही जाती है। वो कम कीमत कर सकता नहीं और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसकी कीमत उसको बाजार में खड़े रहने के लिए उस पर जैसी वस्तु उत्पादित करेगा और बाजार में रखेगा, जिससे कीमत अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत कम करेगा। अल्पहस्तक एकाधिकार में इकाई की संख्या अल्प होती है और इकाई परस्पर अवलंबन होती है, जिसके कारण यदि कोई एक इकाई अपनी वस्तु की कीमत घटा दे तो मांग के नियम के अनुसार अन्य इकाइयों की वस्तु की कीमत में तुलना उस इकाई की वस्तु सस्ती होने से इकाई की वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, जो मैंने मांग के नियम के बारे में समझाया। इसलिए दूसरी प्रतिस्पर्धा इकाई की मांग में कमी संकुचन होना। यदि स्पर्धा इकाई ऐसी न होने देना चाहिए तो उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी वस्तु की कीमत घटानी पड़ेगी और इसीलिए इस प्रकार की कीमत स्पर्धा के कारण वस्तु की कीमत किसी एक निम्न स्तर पर पहुंच जाती है जहां अधिक कीमत घटाना संभव नहीं होता है और जिसके कारण वस्तु की मांग घटेगी, जिसका लाभ उनकी प्रतिस्पर्धी इकाई को ही होगा जिसने कम कीमत और उसके जैसी वस्तु का उत्पादन किया है और कम कीमत में बेचेगा तो उसको अधिक लाभ होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक आलेख दिया हुआ है और आपको मांग का आलेख पता होगा कि कैसा है। ऐसा होता है जब यहाँ से ऊपर के नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पर आपको मांग रेखा दर्शाई हुई डीडी मांग रेखा होती है। अब ऊपर से नीचे जो आती है पर कीमत स्थिर रहेगी तो क्या व्यक्ति कीमत कम होगी तो व्यक्ति वह अधिक मांग करेगा, पर कीमत कम अधिक होगी तो व्यक्ति मांग कम करेगा और जिसके कारण उसका आलेख ऐसा बन जाता है। देखो ऐसा यहाँ पर त्रुटक मांग रेखा बन जाती है, जिसके लाभ से उनके प्रतिस्पर्धा इकाई होगा और इसीलिए प्रतिस्पर्धा इकाई की कीमत घटाने का तो अनुसरण करता है परंतु कीमत बढ़ाने के अनुसरण नहीं करता और जिससे यह इस बाजार में वस्तु की कीमत किसी एक स्तर पर स्थिर हो जाती है और इसी परिस्थिति के कारण इस बाजार में वस्तु की मांग रेखा खांच वाली, यहाँ जो ये जो देख रहे हो आप उसको, आपकी ये जो रेखा बनती है यहाँ पे डीडी मांग रेखा, ये जो खांच दर्शाई रही है वो क्या बनती है, त्रुटक मांग रेखा बनती है। यहाँ पर आपका लेशन पूरा होता है। यहाँ पर आपको बाजार के लक्षण याद करने हैं और पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण स्पर्धा के लक्षण याद करने हैं। नेक्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम है जिसमें चौथा और पांचवें लेसन की टेस्ट है।